हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम एकेडमी। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट पर सेट पेपर जारी किया गया है, मॉडल पेपर, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो यह सेट है वह सेट 1 है, जो आप लोगों को इंटरनेट पर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ब्राउज़र पर जाकर और BSEB लिखकर उसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको बिहार बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, उसमें समय होगा 2 घंटा 45 मिनट। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 24 क्वेश्चन लघु उत्तरीय रहेगा और 6 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ठीक है, इसमें से 80 को में से आप लोग को 40 क्वेश्चन ही करना है। इसमें से 80 में से आप लोग को 40 क्वेश्चन करना है, जो आप लोग को मिलेगा 24। इसमें 8 रहेगा फिजिक्स से, 8 केमिस्ट्री से और 8 रहेगा बायो से। इसमें से आप लोग को 4-4 क्वेश्चन सब में से 4 क्वेश्चन करना है केमिस्ट्री से, 4 क्वेश्चन फिजिक्स से और 4 क्वेश्चन बायो से। और इसमें से आप लोग को करना है 12 क्वेश्चन। और जो 6 क्वेश्चन दिया है, इसमें से आप लोगों को 3 ही क्वेश्चन करना है। तो 2 क्वेश्चन मिलता है फिजिक्स में, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 2 क्वेश्चन बायो में। तो उसमें से आप लोग को एक एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, और जो फुल मार्क्स होगा वो 80 अंक का होगा और आप लोग को 20 नंबर का क्या होता है, तो अब प्रैक्टिकल होता है जो आप लोग को स्कूल से दिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ निर्देश दिया गया है जो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यह निर्देश है जिसका आप लोग पॉज करके और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। देखिए, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, हवा, शीशा, हीरा और जल। तो जो हीरा है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो वह ऋणात्मक होती है। सॉरी, यहाँ पे ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। जो इसका ऑप्शन नंबर मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यह 2 होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन दिया है कि उत्तल दर्पण, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में उत्तल का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और इसकी वक्र त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो यह होता है एफ बराबर r/2। तो जो इसका ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं सी, वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। और ये भी याद कर लीजिए कि जो अवतल लेंस होता है उसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दृश्य प्रकाश में किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। ऑप्शन दिया है पीला, बैगनी, हरा और लाल। जो बैगनी होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। और सबसे अधिकतम होता है रेड का, लाल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना पर आधारित होता है।
यह प्रकाश के अपवर्तन पे होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि निम्न में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो निर्वात में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके 2 नियम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है? तो यह बदलता है स्थितिज ऊर्जा को। जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो यह जो जलता हुआ मोमबत्ती है वह चेंज करता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह विद्युत वाहक बल के तुलना में क्या होनी चाहिए? तो यह कम होनी चाहिए। जो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13-14 बोल रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। तो इसको हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है? प्रतिरोध का मान अधिक होता है और समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो कम आता है। तो हमको यहाँ वो बोल रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। और घर के वायरिंग में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं नर्म लोहा का। जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि उच्च तापमान पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर तापमान पर यानी कौन सा जो नाभिकीय विखंडन है कि नाभिकीय संलयन है, ए और बी दोनों की इनमें से कौन सी प्रक्रिया उच्च ताप पर पूरी होती है? तो वह होता है नाभिकीय संलयन। इसको होने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। तो यह होता है सौर सेल होता है। सौर सेल क्या करता है? सीधे प्रकाश ऊर्जा को लेता है, क्या करता है? सीधे वो विद्युत में चेंज कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होनी चाहिए? तो यह कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा यह सबसे कम मतलब मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे ऊपर रहेगा तभी क्या मिल पाएगा? हमको एनर्जी मिल पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया है 1.5 और यहाँ पर दिया है 12 से 14 और जो एनसीईआरटी में लिखा है वह लिखा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर होनी चाहिए। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन दिया है कि सेल द्वारा इकाई से में लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश, और यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, और बी बोल रहा है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो हम लोग पढ़े हैं कि विभव में इकाई आवेश को आने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वैसे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सेल द्वारा इकाई आवेश पर जो कार्य किया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? तो सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा की, चर दिष्ट धारा की, दिष्ट धारा की, इनमें से कोई नहीं। तो जो घरों में आपूर्ति होती है वो एसी करंट होता है। मतलब एसी करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट होता है। जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। ठीक है, एसी करंट बोला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो जो यह असंभव है वह फाइबर में क्या है? तो असंभव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। देखिए क्या होता है इसमें, यह कोई प्रिज्म है, प्रकाश क्या करता है? तो आधार की ओर मोड़ देता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या करता है? तो आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि Zn प्लस ओ टी इक्वल टू ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर देख रहे हैं अपवर्तन है नहीं, विस्थापन है नहीं और क्षयपण है नहीं, तो होगा क्या इसमें? उपचयन हो जाएगा। क्योंकि उपचयन कैसे हम समझ गए, तो उपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। और वही इसका एक और नाम क्या होता है? उपचयन होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा हम पेन को थोड़ा और मोटा कर लें। चलिए, अरे फिर मोटा गया, थोड़ा और पतला कर लीजिए इसको। इतने में सही लग रहा है। अरे चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं 1.3 पर। देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है, इतने पे। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला सोडा, एक होता है धोने वाला सोडा और एक होता है खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक होता है धोने वाला सोडा, तो उसका होता है Na2CO3। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, वह होती है पारा। क्या होता है? पारा। यह कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है? तो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो सोडियम है, इससे क्वेश्चन यह पूछेगा सोडियम से कि कौन सी धातु को हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो वह कौन सी होती है? वो तो सोडियम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे जो हीलियम दिया है वह शून्य वर्ग का, मतलब उत्कृष्ट गैस, मतलब निष्क्रिय गैस है। ठीक है, निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है, तो क्वेश्चन बड़ा है। बोल रहा है क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन डालने से, मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने से विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? तो यह पीला हो जाता है। जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्न में से कौन है? तो यह होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। क्योंकि इसके बढ़ने से क्या होता है? हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है और उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है कि गंधक का परमाणु संख्या होता है, तो 16 होता है। 2 होता है हीलियम का, 4 होता है हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम का होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का, और गंधक मतलब सल्फर का होता है 16। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विभव का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? तो आयनित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे होना चाहिए ए। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है, अगर ध्यान से लीजिए
अगर कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग उसका एक बार इंग्लिश की ओर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो बोर्ड होता है वो इंग्लिश को ही मानता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में क्या है, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन में बी किया है और यहाँ पे ऑप्शन में ए किया है, ठीक है। तो ओ एम आर आप कैसे मारेंगे, तो ओ एम आर पर ऐसा ना होता है तो पूरा सही लिखो वहाँ पे आएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, उसको इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे दिया क्वेश्चन कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। इसमें हम लोग मिलाते हैं कॉपर। जो इसका ऑप्शन नंबर ये दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि NaCl प्लस AgNO3 तो बन रहा है AgCl प्लस NaNO3। यह कौन सी अभिक्रिया है, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगर ऑप्शन में होता अवक्षेपण तो हम लोग अवक्षेपण करते, क्योंकि यहाँ पे जो AgCl किस रूप में आ रहा है तो अवक्षेप के रूप में बच रहा है, लेकिन यहाँ पर अवक्षेपण है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि सिलिकॉन है, तो देखिए सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है, अर्ध चालक होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है। तो धातु, अधातु और उपधातु, तो यह जो सिलिकॉन है एक उपधातु होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, तो उसको हम लोग उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़िया का सूत्र है CaHCO3 का होल ट्वाइस CaOCl, यह तो यहाँ पे और यहाँ पे दिया है इसका ऑप्शन पूरा, और एक दिया है CaCl2 और CaCO3। जो खड़िया होता है बोला है कि वह द केमिकल फार्मूला ऑफ चॉक, तो चॉक का क्या होता है CaCO3, इसी को हम लोग खड़िया बोलते हैं। चॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, ठीक है ना। और पूछेगा कि संगमरमर का तो CaCO3 होता है, ठीक। आगे से क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। देखिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम के ऑक्साइड भास्मिक, कैल्शियम के ऑक्साइड भास्मिक और मैग्नीशियम के ऑक्साइड भास्मिक, क्योंकि ये सब तीनों धातु के ऑक्साइड हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। तो बच गया ऑप्शन में केवल एक, और वो क्या बच गया SO2, यही का हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्योंकि और धातु यहाँ पे सल्फर क्या है और धातु होता है, और उसका ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक अम्लीय होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे थे क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन एल्काइन है। एल्काइन का मतलब, तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, CnH2n -2 होता है। यह फॉर्मूला किसका होता है, एल्काइन का। तो इससे बैठा के देखिए, जो एल्काइन का जो हम लोग लेते हैं नंबर, वह नंबर कार्बन नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, तो C2, हाँ 2 दूनी 4 में 2 गया, तो C2 आ रहा है ना, जो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि CH3OC2H5 IUPAC नाम होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि CH3, तो यहाँ पे देखते हैं कि अधिक कार्बन नंबर वाला कौन है, तो जो यहाँ पे C2H5 क्या है, कार्बन इसमें अधिक है, और CH3 में कार्बन क्या है, कम है। तो जो अधिक कार्बन होता है वह जनक एल्केन होता है, तो इसका नाम हम लोग रखते हैं पीछे, और जो यहाँ पे कम कार्बन होता है उसको जो जोड़ लेते हैं ऑक्सी में, इसका नाम हो जाएगा इसका मेथॉक्सी एथेन। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल और इनमें सभी। देखिए यहाँ पे प्रोपेनॉल जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, और तो हम लोग एक हम लोग पढ़े हैं
पावर एल्कोहल पढ़े हम लोग, पावर एल्कोहल। तो यहाँ पे जो एथेनॉल है इसका उपयोग किस में होता है, ईंधन के रूप में, पावर एल्कोहल के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो में हम लोग जो मॉडल सेट है उसका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 41 से लेकर 80 तक, क्योंकि एक सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 का होता है और उसमें हम लोग को 40 ही करना है। तो और यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन कर दिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी सेट का 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। तो आप लोग चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए।